ओके, आवाज आ रही है? ओके, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, मैंने 7 तक पढ़ाया था आपको। ये 8 पॉइंट है, देखो क्या लिखा है इसमें। इनफैक्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है ना। इसमें किस तरह की ओवरलैपिंग होती है भी बताया था मैंने आपको। एक तो बताया था मैंने आपको एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग, है ना। एंड टू एंड ओवरलैपिंग जो हो रही थी वो कैसे हो रही थी, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, है ना। और वो कैसे हो रही, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, और वो जो हो रही थी वो अबव एंड बिलो द allow along the internuclear axis, sorry not nuclear axis, along the internuclear axis, internuclear axis, और जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये सब बताया था मैंने आपको। मैंने आपको ये भी बताया था कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज उसके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, कि सॉरी सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज उसके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि पाई बॉन्ड जो है उसके अंदर साइड वाइज और लैटरल ओवरलैपिंग होती है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, बाकी जो भी और कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस या जो भी आएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है ये, और फिर ये भी बताया था शायद, ये 7th वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, और ये भी मैंने बताया था आपको 7th वाले पॉइंट में कि किस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका फायदा होता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, है ना, एनर्जी गेन करके। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके अनपेयर्ड होके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो या फिर उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो। मैंने इसका एग्जांपल लेके समझाया था कार्बन, है ना। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 2s2 2p2 होती है, 2p2। आप सबको पता है कि इस थियरी के मुताबिक क्या बोला गया है, जितने जितने अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने या फिर बोल सकते हैं जितने, हाँ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो उस मुताबिक तो कार्बन में 2 ही बनने चाहिए, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2p2 आ रही थी। फिर मैंने आपको समझाया था कि उसमें क्या हो रहा था, फिर उसमें से एस में से एक इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल है वो यहाँ, नॉट अंदर वाला शेल, तो बोल नहीं सकते कि अल्टीमेट या पेनल्टीमेट शेल में आप नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो 2s2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने किस में भेज दिया, पी में, है ना। तो जब ऐसा किया गया तो हमें क्या करना पड़ा, पहले तो अनपेयर करना पड़ा। इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड था, उसको अनपेयर्ड करना पड़ा और फिर उसको पी में भेजना था। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम हो, है ना। फिर फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कुछ ऐसी होगी, 1s2 2s1 2p3। मैंने ये भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कितने इलेक्ट्रॉन भेजोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक भेजोगे तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, आप दूसरे 2 भेजोगे तो उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, सो ऑन, ठीक है। प्लीज आवाज नहीं, प्लीज म्यूट। हाँ, ठीक है, तो ऐसा था। तो कार्बन में हम कौन सा एक्साइटेड स्टेट यूज करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यूज करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर 4 बॉन्ड बन जाते हैं, ये सब सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया था कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि कैसे हमें वैकेंट ऑर्बिटल पता चलते हैं, कितने हैं वो भी पता चलने चाहिए। तो इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और शायद आज भी वैसा ही हो। देखते हैं आज कितना क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो डिपेंड करता है, बट प्रीवियस लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें मैंने सब बताया था आपको कैसे ऑर्बिटल्स पता करते हैं ऑल, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि ऑलमोस्ट लोग आ गए। चलो ठीक है, क्या लिखा 8 पॉइंट में, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एस ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल
आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन, पता ही है स्फेरिकल का कोई शेप थोड़ी होता है ना। स्फेरिकल जो है वो कोई भी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो सकता है। वहाँ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या? क्या बोल सकते हो कि वो एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है? कुछ नहीं बोल सकते है ना। एस ऑब्वियसली एस हमेशा कैसा होता है, डायरेक्शनल लेस होता है ना, स्फेरिकल है वो। तो कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन, द पी कैन ओवरलैप, द पी ऑर्बिटल कैन ओवरलैप ओनली इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये भी पता है आपको, है ना, कि पी जो है या तो पी एक्स होगा या पी वाई होगा या पी जेड होगा, तो उनमें तो डायरेक्शन है, ऑब्वियसली वो डायरेक्शनल होते हैं, डिपेंड करता है कौन से डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है ना। तो वहाँ ओरिएंटेशन होता है, वहाँ डायरेक्शन होता है। सिमिलरली डी और एफ में भी होता है, बट डी और एफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सो आपको इतना ज्यादा नहीं दिया गया है, ठीक है। So similarly, D and F are oriented in certain directions in the space and overlap only in these directions. Thus, the covalent bond is directional in nature. आपको पता है covalent bond बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन वापस, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शन। अब बताओ मुझे कौन से बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं, कौन से डायरेक्शनल लेस होते हैं? पहले बताओ कौन डायरेक्शनल होते हैं, सिखाया मैंने ये बहुत पहले बताया था। कौन से बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं? बताओ जल्दी। और कोवेलेंट तो अभी पढ़ लिया, और कौन सा है? परफेक्ट, एक आंसर आया है, मतलब दो लोगों ने आंसर दिया, एक परफेक्ट आंसर आया है। पढ़ाया था मैंने, इनफैक्ट मैंने बोला ना, इस चैप्टर से कुछ भी लाइन में बोलूंगा ना, सब गोल्डन ही होने वाली है। आपने कभी सीखी ही नहीं है तो आपके लिए तो एकदम न्यू ही है, और सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया भी था ये भी। आंसर इज कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, सही है, ठीक है। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट इज द आंसर, ये डायरेक्शनल होता है। इनफैक्ट मैंने बताया ही था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड तो डायरेक्शनल होने ही वाला है, इसका प्रूफ इन्होंने दे दिया इस लाइन में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। आप देख सकते हो पी में होता है, डी में होता है, एफ में होता है, सिर्फ किस में नहीं हो पाता, एस। खाली एस को देख के तो हम ये नहीं बोल सकते ना ये डायरेक्शनल लेस है, मतलब सिर्फ किधर डायरेक्शन नहीं होगा, एस एस ओवरलैपिंग में या एस पी ओवरलैपिंग में, बाकी सब में तो डायरेक्शन है, बाकी सब में तो ओवरलैपिंग है, सॉरी बाकी सब में तो डायरेक्शन है, ठीक है। तो कौन डायरेक्शनल लेस होता है? आयनिक। आयनिक में कभी ऐसा कुछ सुना है? आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। आयनिक बॉन्ड ऐसे ही सिर्फ हम लोग इतना ही बोलते हैं, Na प्लस Cl माइनस दोनों जुड़ गए, क्योंकि वहाँ एक्चुअली ओवरलैपिंग है ही नहीं। वहाँ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इसलिए आयनिक कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ध्यान रखो, सब भूलो मत। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट आर डायरेक्शनल, आयनिक एंड मेटालिक आर डायरेक्शनल लेस, ठीक है। हो गए 8 के 8। आगे कंटिन्यू करना, मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूँ, ये 4 मिनट में ये 8 के 8 पॉइंट वापस पूरे पढ़ो सबके सब। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। का टाइम स्टार्ट होता है अभी, पढ़ो। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो हर एक पॉइंट को, कोई भी पॉइंट में डाउट है मुझे बताओ, ठीक है। चलो।
नो साहिल, आई एम नॉट स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए टाइम दिया है। ठीक है, पढ़ो ये 8 पॉइंट जो भी है। ओके, 2 लोग का मैसेज आया है कि हो गया है। आई होप अगर आपको ये थियरी समझ में आई है तो आपको ये पॉइंट्स वापस पढ़ना है और देख के लिखना है, बिना देख के नहीं लिखना है, क्योंकि ये थियरी एज इट इज आती है, पोस्टुलेट्स है, तो पोस्टुलेट्स तो एज इट इज याद रहने चाहिए। तो अगर हो सके तो आप देख के ही लिखो। ठीक है, आपको ये लिखना है 2 बार, 2 टाइम्स लिखना है आपको। और अगर आपको प्रैक्टिस ही चाहिए तो एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देख के लिखो। बाकी आप लिखने जो भी करना है करो, बट होमवर्क करना है आपको। आपको 2 बार लिखना है, आपको 2 बार लिखना है। इसमें अगर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार देख के, एक बार बिना देख के, और आप दोनों टाइम भी देख के लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज आ सकता है क्वेश्चन पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पूरी थियरी में एक ही बात चली बार बार, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग भी सिखाई। और फिर बात ये चलती है कि जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगी, कितना ओवरलैपिंग हो रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, किसमें कम है। पता चल सकती है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा आपको जब ओवरलैपिंग, जिन दो के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, जिन 2 एटम के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, अगर उन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जैसे जैसे मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ओवरलैपिंग करवा रहे हो, तो क्लोरीन जो है उसका जो वैलेंस शेल जो होता है, वैलेंस शेल जो होता है, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 3, है ना, क्लोरीन 3 है। तो क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, या उसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो 3 और 3 के बीच में ही हो रही है। ये वाला क्लोरीन है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 3 है, मतलब वैलेंस शेल की तरह, और इस वाले का भी 3 है। जबकि अगर यही मैं जो ओवरलैपिंग है वो मैं करवा रहा हूँ एस सॉरी एच, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो 1 से बिलोंग करता है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जबकि क्लोरीन का 3 है, 3 है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो कहाँ पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में। जिनका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होंगे ना, उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छा होता है। जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, जो 2 एटम के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, उतना ही ज्यादा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। इतना ध्यान रख सकते हो, फिलहाल के लिए इतना काफी है, आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको हैंडल करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये ध्यान रखना फिलहाल के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं, होमवर्क करना है, ठीक है, 2 टाइम्स करना है आपको। उसके बाद क्या लिखा है, इंटरैक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग कोवेलेंट फॉर्मेशन। By now we have understood that a covalent bond is formed by the overlap word आने वाला है, overlap of two half-filled atomic orbitals, and the bonded atoms are stable than the free atom, and the energy of the bonded atom is less than that of free atom. Perfect, सही लिखा है। हाँ, सब कुछ सही लिखा है। वो लोग बोल रहे, देखो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, एक फ्री एटम की बात कर रहे हैं, एक बॉन्डेड एटम की बात कर रहे हैं, है ना, एक फ्री एटम्स की बात कर रहे हैं और एक बॉन्डेड एटम की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बॉन्ड बना है, तो जो बॉन्ड बना है वो क्यों बना होगा, स्टेबल है। और स्टेबल कभी भी कोई चीज होता तो मैंने आपको बार बार सिखाया है, इनफैक्ट आपके दिमाग में बार बार मैंने ये कोशिश की है दिमाग में डालने की कि जब कभी भी एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये लोग तो यही बोलेंगे कि जो बॉन्डेड एटम्स और फ्री एटम में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बताओ, पढ़ो बताओ बताओ। एक बॉन्डेड एटम है और एक फ्री एटम है, किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, सोच समझ के आंसर देना। हाँ, किसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है, सोचो, एक आंसर आया सर। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो मैं वापस रिपीट करता हूँ। फ्री एटम और बॉन्डेड एटम दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, सोचो थोड़ा सा। ऑब्वियसली आंसर इज फ्री एटम, फ्री एटम की एनर्जी ज्यादा होने वाली है, लॉजिक है, फ्री एटम, क्योंकि अगर बॉन्डेड होने के बाद अगर एनर्जी ज्यादा तो फिर क्या मतलब निकला, बॉन्ड बनने के बाद वो बॉन्ड बन ही क्यों रहा है, ताकि स्टेबल हो, और कोई भी चीज स्टेबल होती है इसमें एनर्जी कम होती है। तो मैंने पूछा था किसकी एनर्जी ज्यादा है, फ्री एटम की एनर्जी ज्यादा एज कंपेयर टू बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वही तो लिखा है, वही तो यहाँ लिखा है। By now we have understood that a covalent bond is formed by the overlap of two half-filled atomic orbitals, and the bonded atoms are stable than the free atoms, and the energy of the bonded atom is less than that of free atoms. So lowering of energy takes place during bond formation. तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में समझाया था, एकदम स्टार्टिंग में, कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, मैंने आपको बोला ही था, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है ना, बॉन्ड बनता है तब एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैंने आपको ये भी एक हमेशा याद रखने बोला, ये नेचर्स लॉ है, क्या, अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू, कि हर जगह एप्लीकेबल है, अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। अट्रैक्शन, कोई भी देख लो, दुनिया की कोई भी चीज देख लो, जहां पर अट्रैक्शन होते हैं वहां एनर्जी कम होती है। अभी वहां एनर्जी मत देखने जाना, ठीक है, वहां एटलीस्ट इतना समझ सकते हो कि वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहाँ एनर्जी कम होती है, वहाँ कम एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है, ऐसा ही सोच सकते हो, और वहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। रिवर्स इज ट्रू फॉर द रिपल्शन, जहाँ रिपल्शन होते हैं वहाँ एनर्जी ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होती है। ये तो कभी भूलना ही नहीं है, इनफैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कभी भूलना। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाई डज दिस हैपन, ये मैं आपको बहुत स्टार्टिंग में समझा दिया था कि बॉन्ड तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं। हालांकि मैंने ऐसे भी बोला था कि अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस, बट देन तो हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हल्का सा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू फोर्स, तब बॉन्ड बनेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स, या तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है जब दो नजदीक आते, तो प्रीवियस क्लास में बताया 4 टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं, इंटर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन
दूसरा न्यूक्लियस से टोटल 4 फोर्सेस होते हैं, वही सब लिखा होगा यहाँ पे. This happens due to interactive forces which develops between the nuclei of the two atoms and also their electrons. These forces may be attractive and repulsive between nuclei of A and electrons of B, and those arising from attraction between nuclei of atom A and electrons of B, and repulsion between electrons. In short, वो लोग वही बोल रहे हैं, एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन. इनके बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन. दोनों न्यूक्लियस में क्या होगा? रिपल्शन. और दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन. बताया था मैंने प्रीवियसली. द बैलेंस बिटवीन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस डिसाइड वेदर द बॉन्ड विल फॉर्म और नॉट. ठीक है, बैलेंस जो है वो डिसाइड करने वाला है बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा. हालांकि ये जो अभी ग्राफ दिखा रहे हैं बहुत स्टार्टिंग में मैंने बता दिया. ठीक है, देखो क्या लिखा है. व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्सेस, ओवरलैप टेक्स प्लेस between the two half-filled orbitals and a bond is formed and the energy of the system is lowered. मैंने आपको यही बोला कि थोड़ी देर पहले कि जब कभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होंगे तभी तो ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी तभी तो बॉन्ड बनेगा वीबीटी के अकॉर्डिंग. और आपको मैं कब बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अट्रैक्शन की वजह से हमेशा क्या होता है? एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही आने वाली है. और आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी वही डिनोट किया गया है. अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो वही देखो, ये डिस्टेंस है. देखो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो, आप ऑब्वियसली ऐसे आ रहे हो, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ. जैसे जैसे आप किधर आ रहे हो? लेफ्ट की तरफ. जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है. इतना तो आपको ग्राफ में समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ होगे वैसे वैसे डिस्टेंस जा रहा है ना. जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा. तो जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, और डिस्टेंस कम होते जा रहा है तो वैसे वैसे एनर्जी देखो, एक्स एक्सेस वाई एक्सिस पे एनर्जी है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है वैसे वैसे पहले तो एनर्जी में कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, इतना का उतना ही है. पर जैसे जैसे और नजदीक आ रहे डिस्टेंस कम होते जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी देखो नीचे जा रही है, एनर्जी नीचे जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी सबसे कम होगी. और आपको पता है जहाँ एनर्जी सबसे कम होगी वहीं बॉन्ड बनना प्रेफर होगा, क्योंकि एनर्जी सबसे कम होना मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होना ना. तो वो डिस्टेंस जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, वो डिस्टेंस जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. नीचे देख सकते हो ये रहा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये रहा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये इतना. और वहाँ पे एनर्जी कितनी है? मैं एनर्जी अलग कलर से बना रहा हूँ. वहाँ पे एनर्जी रेड कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है ये है एनर्जी, जिसका एरो नीचे की तरफ है, मतलब कम हो रही है एनर्जी, नेगेटिव एक्सिस में है ना. तक आपको खुद को ही पता है कि जब आप स्कूल से सीख रहे हो जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें से ये कौन सा क्वाड्रेंट है एनर्जी वाला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं शायद, है ना. फोर्थ क्वाड्रेंट आई थिंक. और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वाई एक्सिस नेगेटिव होती है ना, एक्स एक्सिस भी, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है. इतना समझ में आ रहा होगा है ना. बड़ा भी ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर मैंने और बढ़ाया, हल्का सा डिस्टेंस देखो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और थोड़ा सा डिस्टेंस कितना कम गैप है देखो, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. और मैंने सिर्फ इतना सा डिस्टेंस बढ़ा दिया. तो देखो जैसे ही मैंने इतना सा डिस्टेंस बढ़ाया, लाइन कैसे एकदम फटाक से ऊपर गई है, मतलब एनर्जी कितनी फटाक से इंक्रीज होती है. इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एक ओवरलैपिंग ज्यादा करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग करने की कोशिश की, तो क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस नजदीक आ जाएंगे, और दोनों न्यूक्लियस अगर नजदीक आएंगे तो क्या होने वाला है? रिपल्शन होने वाला है. रिपल्शन होगा तो एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी. ठीक है, एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी एकदम से कम हो जाएगी. तो ये ग्राफ नोट सिंपल, समझ में आया ये ग्राफ? ग्राफ क्लियर है?
ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो ये ग्राफ, है ना। ओके, आगे देखते हैं। अब मेरे ख्याल से मेरा काम बहुत आसान होने, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें बता दी और उनसे पढ़ना है। यहाँ देखो ओवरलैपिंग बता रहे हैं, ओवरलैपिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, है ना, वही सब अभी दिया होगा, कुछ एक्स्ट्रा दिया रहेगा तो वो हमें। ओके, देखो क्या लिखा है। This lowering of energy during bond formation is depicted in the potential energy diagram. ठीक है, to understand this, let us consider the formation of molecule hydrogen molecule from atoms of hydrogen. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है आपको, तो आपको 2 हाइड्रोजन के एटम लेने पड़ेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन each containing one unpaired electron. When the 2 atoms are far away from each other, थोड़ा वो लोग बोल रहे हैं when the 2 atoms are far away, actually FA है ना, far away from each other, there are no interactions between them. एटम, अगर दोनों एटम दूर दूर है तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है नहीं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द 2 एटम्स, सम ऑफ द, ऑब्वियसली दोनों एटम की जो एनर्जी होगी उसको हमें ऐड करना होगा, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द 2 एटम्स व्हिच इज आर्बिट्ररीली टेकन एज 0, जो हम नॉर्मली इनिशियली कितना लेके चलते हैं 0, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, रिपल्सिव फोर्सेस बी स्टेबलाइज, repulsive forces stabilize the system with increase of destabilize लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, repulsive forces destabilizes the system with the increase energy of the system. पता नहीं कुछ गलत बराबर से लिखा नहीं उन्होंने, मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऐसा है, शायद इन लोगों का कहना है रिपल्सिव फोर्सेस डीस्टेबलाइज, तो बी को डी लिखो। आपको पता है रिपल्सिव फोर्सेस डीस्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज थोड़ी करते हैं। Repulsive forces destabilize the system with the increased energy of the system, while attractive forces decrease the energy. समझ में आ रहा है ना स्टेटमेंट, वहां डी लिखना है, समझ में आ रहा है, डिस्टेबलाइज हो, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, डिस्टेबलाइज करना है उसको, ठीक है, वहां लिख लेना डिस्टेबलाइज, वरना आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, ठीक है। Experimentally, it has been found that during the formation of hydrogen molecule, the magnitude of the newly developed attractive force contribute more than the newly developed repulsive force. Obviously, अगर bond बना है तो ज्यादा किसका contribution मिलने वाला है, अट्रैक्शन का, attractive forces का ज्यादा contribution है, तभी तो bond बना। As a result, the potential energy of the system begins to decrease, है ना। As the atom come close to one another, the energy of the system decreases. वही, क्योंकि close आना मतलब क्या, attraction. The overlap increases up to a certain distance. आपको पता है कि ओवरलैप भी एक सर्टेन डिस्टेंस तक हो सकता है। अगर आप ज्यादा ओवरलैपिंग करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होने वाला है, दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, वो क्या करेंगे, रिपल्शन स्टार्ट कर देंगे, तो एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी एकदम से कम हो जाएगी। तो एज द एटम कम क्लोज टू वन अनदर, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, द ओवरलैप इंक्रीजेस ओनली अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर, where the attractive and the repulsive forces balance each other and the system attains minimum energy. At this stage, a bond is formed between the two atoms of hydrogen. If the two atoms are further pushed close to each other, the repulsive forces become more predominant and the energy of the system start increasing. Stability decreases. If the atom containing electrons with the parallel spin are brought to each other, आपने डीबीडी की थियरी में पढ़ा है पोस्टुलेट में कि अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो दोनों एटम, सॉरी, हाँ, तो जो दो एटम्स है उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग होने वाली है, जो दो एटम है उनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है, तो जो जिन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अगर दोनों सेम स्पिन के होंगे तो वापस अगेन क्या होने वाला है,
रिपल्शन बढ़ेगा और फिर आपको पता है क्या होने वाला है, रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। इनफैक्ट ये लिखा भी था यहाँ पर, आपने अभी जस्ट थियरी पढ़ी ना, ये देखो ना सेकंड पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो आई होप ये क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। जो मैंने समझाया वही बस पढ़ा है मैंने, तो कुछ डाउट है तो बताओ। ओके, घुमा फिरा के एक ही चीज लिखी है बार बार, है ना। सिर्फ इतना पता, इतना ध्यान रखो, हर जगह एप्लीकेबल है, अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा दिया है, तो अभी सिर्फ आपको रीड करना है। इसीलिए मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं बुक में आने वाला है। तो ये भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, एक मिनट रुको, तक आप पढ़ सकते हो वो देखना। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। जो मैं बोल रहा था बार बार कि जो मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ाया था। अब हम एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझेंगे, क्या हो रहा है, कैसे sp3 बना, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये पढ़ो इतना, ये आप लोग पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को क्योंकि मैंने पढ़ाया है, तो अगर मुझे कुछ लगा कि मैंने जो नहीं बताया सिर्फ मैं वो बताने वाला हूँ। तो चलो पढ़ो, हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आगे पेज टर्न कर दूंगा। डायग्राम भी पढ़ना है, ओवरलैप ऑफ एटॉम। ओके ओके, देखो वही सब लिखा है, मैंने आपको बोला था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है सिग्मा बॉन्ड। व्हेन द ओवरलैप ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने भी आपको यही समझा, इट इज नोन एज सिग्मा ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, दो एस के बीच में, एस और एक पीजेड के बीच में, और दोनों पीजेड के बीच में। यहाँ पर उन्होंने लिखा है 2pz ऑर्बिटल लिखना चाहिए, वहां पर सिर्फ 2p ऑर्बिटल लिखा ना, वहाँ 2pz ऑर्बिटल लिखना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो, पहले एस एस बताया, तो एक्चुअली एस एस ओवरलैप और एस एस सिग्मा सेम नहीं होता है। एस एस ओवरलैप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस एस सिग्मा बॉन्ड, ऐसा लिखना चाहिए। सेम थोड़ी है, ओवरलैपिंग होने की वजह से बॉन्ड बनता है, ऐसा होता है।
तो बिकॉज ऑफ एस एस ओवरलैप एस एस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, है ना। तो आपको पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, मैंने भी यही समझाया था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होने वाला है, एस एस ओवरलैपिंग होगी, है ना। एस एस ओवरलैपिंग होगी तो एस एस सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वही दिया। मैंने भी आपको ऐसे ही पढ़ाया था पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 एंड ऑल, है ना। तो आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर तक का जितना भी है सब पढ़ो।